तो हेलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे विभवापी का तीसरा यूज। और विभवापी का तीसरा यूज है, दो सेल्स के ईएमएफ का तुलना करना। ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, ये एक सेल हो गया बाबू। इस सेल का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस सेल का है E1 और इस सेल का ईएमएफ कितना है भाई E2। अब हम दोनों सेल्स के ईएमएफ की तुलना करेंगे। तुलना करना मतलब E1 बटा E2 निकालना। बाबू दो सेल्स के ईएमएफ की तुलना करनी है, E1 बाई E2 का मान क्या करना है, निकालना है। विभवापी में बाबू दो सेल्स के ईएमएफ की तुलना E1 अपॉन E2 की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो E1 और E1 बाई E2 का वैल्यू निकालने के लिए कनेक्शन कर देते हैं। ये देखो कनेक्शन क्या है। यहाँ पे एक लंबा सा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार है। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार AB हो गया, इसके एक सिरे A को सेल के प्लस टर्मिनल से और दूसरे सिरे B को धारा नियंत्रक रिहोस्टेट कुंजी और आमीटर से होते हुए सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। एक तार है, एयर गैप CD है, गैल्वेनोमीटर है, जॉकी है J है जी। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे दो सेल्स लिए बाबू, एक सेल ये है, एक सेल ये है। कनेक्शन ऐसे किए हैं कि एक कुंजी यहाँ पे K1 है, पहली वाली कुंजी। हम चाहेंगे तो इसको ऑन करके इसको ऑफ कर देंगे या इसको ऑन करके इसको ऑफ कर देंगे, यही करना पड़ेगा यहाँ पे। एक यहाँ पे बाबू कुंजी है K1, इस सेल के बगल में की लगा है K1 और इस सेल के बगल में दूसरा की लगा हुआ है K2। एक बार इसको ऑन करके इसको ऑफ कर देंगे, एक बार इसको ऑन करेंगे तो इसको ऑफ कर देंगे। इस वाले सेल का ईएमएफ E1 E2 दिया हुआ है, हमको दोनों का तुलना कर देना है ईएमएफ का। ठीक है, तो वो दो सेल्स ले लिए, कुंजी दो ठो ले लिए और इसका करेक्शन C से और D से। हाई पोटेंशियल वाला बिंदु, हाई पोटेंशियल वाले बिंदु को C से, लो पोटेंशियल वाले बिंदु यानी माइनस टर्मिनल को D से जोड़ दिए। बहुत अच्छा बाबू। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 में सबसे पहले हम K1 को ऑन कर देते हैं और ये ऑफ ही रहता है। K1 ऑन हो गया, पहला कुंजी ऑन हो गया यानी पहला सेल चालू हो गया। K1 ऑन है एंड K2 ऑफ है। ठीक है, K1 ऑन, K2 ऑफ कर दिए यानी पहला सेल बाबू चालू है। ये ऑन हो गया तो ये पहला सेल, ये ऑफ है ना, तो ये ऑन है तो ये पहला सेल ही चालू है। इसी तरह ये चालू है। ठीक है, ये चालू है और ये चालू करके अब हम क्या करते हैं, जॉकी J को खिसकाते हैं और खिसका करके इस समय संतुलन लंबाई L1 नोट करते हैं। कितना? इस समय पहली बार पहले सेल को चालू करके जॉकी को खिसका करके संतुलन लंबाई L1 नोट करते हैं। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में बाबू हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में जॉकी J को खिसकाते हैं। जॉकी J को खिसकाकर हम संतुलन लंबाई L1 को निकाल लेते हैं। संतुलन लंबाई L1 निकल गया और कितनी धारा बह रही है बाबू? I धारा बह रही है। ठीक है, ये I धारा दे रहा है। अच्छा, L1 निकल गया, संतुलन लंबाई पहले बार L1 निकल गया तो इस सेल का ईएमएफ, पहला यूज याद है ना, पहला जिस तरह निकाले थे, तो इस सेल का ईएमएफ E1 कितना होगा? सेल का ईएमएफ का सूत्र होता है E1 बराबर ILR। तो I पहले सेल के लिए संतुलन लंबाई L1 है तो ILR नहीं, IL1R। पहले सेल का ईएमएफ निकल गया। स्टेप 2 तक हो गया बाबू। अब स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर बाबू, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था K1 को ऑन और K2 को ऑफ। ये ऑन कर दिए तो ये सेल चालू हो गया और चालू हो गया तो K1 इज ऑन, K2 इज ऑफ। और इसको ऑन करके इसको ऑफ करके हम जॉकी को खिसकाए हैं, खिसका के संतुलन लंबाई L1 निकाले और संतुलन लंबाई L1 निकल गया तो इससे पहले सेल का ईएमएफ E1 लिख सकते हैं, E1 बराबर IL1R। अब यहाँ पे K1 को ऑफ कर देंगे बाबू। क्या करेंगे, K1 क्या करेंगे, अब दूसरे सेल का निकालना है तो K1 को ऑफ और K2 को ऑन। K1 इज ऑफ एंड K2 को ऑन कर देंगे। बहुत अच्छा। स्टेप 4 में क्या करेंगे बाबू, इसको ऑफ और इसको ऑन कर देंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो अब जॉकी को खिसका करके दूसरी संतुलन लंबाई, जॉकी पहले J1 पर था, अब जॉकी J2 पर हो गया। अब संतुलन लंबाई L1 से बदल के क्या हो गया, L2 हो गया। चलो ये मान लिए L2। अब फिर क्या करेंगे, वही लिख रहे हैं
अब नई बार क्या करेंगे, जॉकी जे को खिसकाएंगे, जॉकी जे को खिसकाकर इस बार संतुलन लंबाई इस बार की L2 नोट करेंगे। बाबू इस बार दूसरे सेल को चालू करके संतुलन लंबाई L2 नोट हो गया, तो इसके बीच का तो विभवांतर हो जाएगा IL2R, और वही विभवांतर IL2R इसके EMF के बराबर होगा। तो इस समय EMF E2 बराबर हो जाएगा IL2R, क्योंकि दूसरे सेल के लिए संतुलन लंबाई L2 पर मिली। तो E1 बराबर, पहले सेल का EMF E1 बराबर IL1R, दूसरे का E2 बराबर IL2R। दोनों का तुलना ही नहीं करना बाबू, तुलना मतलब E1 बाई E2, और E1 बाई E2 निकालोगे तो E1 की वैल्यू क्या है, IL1R बाई IL2R, I कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, E1 बाई E2 यानी दोनों सेल्स के EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं, और दोनों सेल का EMF का कंपैरिजन करने पर ये बैलेंस लेंथ L1 और L2 का रेशियो हमको मिल जाता है। तो हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल 100% आया होगा। बाबू क्या किए, दो सेल्स के EMF की तुलना करनी थी ना, तो बस दो सेल लगा दिए हैं, दो सेल लगाकर दोनों का की अलग अलग कर दिए, कुंजी के की अलग अलग कर दिए। एक बार K1 को ऑन करके दूसरे को ऑफ कर दिए, पहले को ऑन किए दूसरे को ऑफ कर दिए, और पहले के लिए EMF E1 निकल गया IL1R। दूसरी बार क्या किए, K1 को ऑफ कर दिया और K2 को चालू कर दिए, K2 को ऑन कर दिए, और दूसरे के लिए संतुलन लंबाई निकाले हैं, L2 निकल गया, और संतुलन लंबाई L2 निकल जाएगा, तो दूसरे का EMF होगा E2 इक्वल टू IL2R। दोनों का रेशियो निकाल दिए हम लोग, दोनों सेल्स के EMF का कंपैरिजन भी कर दिए। अब देखो जो चौथा चीज है बाबू, यही इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या करना है फटाफट बताओ, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बाबू सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस R निकालना है। ये सेल है ना, सेल के अंदर जो कार्बन का चूर्ण होता है, या सेल के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं, सेल के अंदर के पदार्थ धारा के बहाव में या आवेश के बहाव में जो रुकावट डालते हैं, उसको कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध R। सेल के अंदर उपस्थित पदार्थ धारा के बहाव में जो रुकावट डालते हैं, उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसी आंतरिक प्रतिरोध को निकालना है स्मॉल r। बाबू क्या किया है, आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए आपको फिगर दिखा दिया गया, अरेंजमेंट दिखा दिया गया किस तरह हमको सेटअप करना है, ठीक है। फिर से समझ लो, इसमें कुछ नहीं है बाबू, ये वाला ऊपर वाला जो दिख रहा है ये विभवमापी है। विभवमापी में होता क्या है, एक लंबा कांस्टेंट है मैग्नीन का तार है, ये लंबा कांस्टेंट है मैग्नीन का तार है, इसके एक सिरे ए को सेल के प्लस टर्मिनल से जोड़ दिए, दूसरे सिरे बी को धारा नियंत्रक कुंजी और अमीटर से होते हुए सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं। सबको दिखाई दे, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का निगेटिव टर्मिनल है, जोड़ दिए हैं। ये है रिहोस्टेट, ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। ये वाला तार है ही, यहाँ एयर गैप है CD, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, यहाँ जॉकी पहली स्थिति में है J1, दूसरी स्थिति में है J2। J1 J2 क्या है, J1 J2 यही है, एक बार इसको इस की को ऑफ किए हैं तो संतुलन की लंबाई ज्यादा लंबाई पर मिलेगा J1, और जब ऑन कर देंगे तो हमको संतुलन लंबाई कम पर मिलेगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो बाबू इसमें क्या किए हैं, ये सेल है, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल क्या किए हैं, ऐसे लेकर के एक की लगा दिए हैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, बाहरी रेसिस्टेंस कैपिटल R दे दिए हैं। सेल का हाई टर्मिनल प्लस टर्मिनल कहाँ से जुड़ा है, C से, माइनस टर्मिनल किससे जुड़ा है, D से। हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल को C से, लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल को D से जोड़ देते हैं। सबसे पहला स्टेप बाबू, स्टेप नंबर 1, यही तो इम्पोर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। स्टेप 1 में बाबू के को अभी ऑफ किए हैं। के को क्या है, कुंजी के है बाबू ऑफ। अच्छा, के जब ऑफ रहेगा तो ऑफ रहने से इस वाले से कोई भी करंट ऐसे निकल के नहीं बहेगा। जब बाबू ऐसे नहीं बहेगा, ये जब ऑफ रहेगा तो इस वाले से कोई भी करंट नहीं बहेगा। जब करंट नहीं बहता है तो सेल के सिरों के बीच का जो भी विभवांतर होता है वो विभवांतर नहीं मिलेगा, हमको EMF मिलता है। याद रखो, सेल से जब धारा नहीं निकल रही होती है तो सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर EMF के बराबर होता है, ठीक है। तो पहली बार हम के को ऑफ कर दिए, ऑफ कर देंगे तो इस वाले से कोई भी करंट नहीं बहेगा, इधर से तो बहवे नहीं करेगा, इधर से करंट आकर के ऐसे नहीं बहेगा, ऐसे तो गैल्वेनोमीटर से बहवे नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर से तो बहवे नहीं करेगा ना।
हम गैल्वेनोमीटर से नहीं कहना है, हमको देखना है इससे, इस वाले से बाहर आए कि नहीं। के को ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देंगे बाबू तो इससे कोई करंट नहीं हो जाएगा। कोई करंट जब नहीं बहेगा तो हमको सेल के सिरों का बीच का सेल के सिरों के बीच का जो विभवांतर निकलेगा, विभवांतर ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। क्यों? जब सेल से धारा नहीं निकलती है तो ईएमएफ हमको मिलता है, और जब सेल से धारा निकलती है तो टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। बस यही याद रखना है। तो पहले क्या किए, के को ऑफ कर दिए, के को ऑफ कर दिए भाऊ। दूसरा स्टेप ये क्या करते हैं, के को ऑफ करके जॉकी जे को खिसकाते हैं, और खिसका करके संतुलन लंबाई L1 निकाले हैं। यहाँ पे संतुलन लंबाई पहली बार निकल गया है L1। के को ऑफ कर दिए हैं और जॉकी को क्या किए हैं, जॉकी को खिसकाकर संतुलन लंबाई, समझिए, संतुलन लंबाई पहली बार के लिए क्या निकाले हैं, L1। संतुलन लंबाई पहली बार के लिए निकल गया है L1। ये ऑफ है, जॉकी को खिसका करके संतुलन लंबाई L1 निकाले हैं, और संतुलन लंबाई L1 निकल गया तो पूरे L1 लंबाई का प्रतिरोध, A से J का प्रतिरोध क्या होगा, L1R। 1 सेंटीमीटर का R है, R2R 3R, तो L1 इंटू R। तो L1R ये प्रतिरोध हो जाएगा, और धारा बह रही है I, तो IL1R, यहाँ से यहाँ के बीच का विभवांतर होगा IL1R, और ये विभवांतर इस सेल के EMF के इक्वल होगा। क्यों EMF? क्योंकि सेल करंट नहीं निकाल रहा है, इससे नहीं निकाल रहा है, तो EMF के बराबर होगा। तो पहले क्या किए बाबू, फर्स्ट स्टेप आप बताओ। फर्स्ट स्टेप में कुंजी के ऑफ है, कुंजी के क्या है, के को ऑफ कर दिए, कुंजी के ऑफ है। दूसरे स्टेप में क्या किया बाबू, जो कि J1 को खिसका है, J को खिसका करके संतुलन लंबाई L1 को नोट किए, संतुलन लंबाई L1 निकल गया। अब हम ये नहीं लिख रहे हैं कि A और J1 के बीच का प्रतिरोध, A और J1 के बीच का प्रतिरोध बाबू R2R 3R, तो L1 इंटू R, L1 इंटू R इसका प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध इतना होगा तो विभवांतर V बराबर IR, तो IL1R हो जाएगा। इसके बीच का विभवांतर, A एंड J के बीच का विभवांतर। चलो तीसरा लिख दे रहे हैं, इसलिए A एंड J के बीच विभवांतर, और A और J के बीच विभवांतर V कहें कि VAJ, A और J1, A और J1 के बीच का विभवांतर VAJ1, VAJ1 बराबर विभवांतर V बराबर IR होता है। तो I करंट तो बहबे करेगा, लेकिन I करंट बहबे करेगा, लेकिन R क्या होगा, R पूरे L1 लंबाई का प्रतिरोध हो जाएगा L1R। और ये जो विभवांतर होगा, वो विभवांतर A और J1 के बीच का जो विभवांतर मिलेगा, वो विभवांतर इस वाले सेल के EMF का बराबर होगा। EMF क्यों, EMF इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये ऑफ है तो बाबू इससे धारा नहीं बहेगी। जब धारा नहीं बहेगी, सेल धारा नहीं देता है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, EMF मिलता है, वोल्टेज नहीं मिलता है। तो ये EMF के बराबर हो जाएगा, EMF E बराबर IL1R। पहली बार सेल का EMF मिल गया। और तीसरा नहीं, अब स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में क्या करेगा, स्टेप 4 में बाबू अब कुछ नहीं करना, की को ऑन कर दो। जैसे ही ऑन करोगे तो कुछ धारा इससे बहने लगेगी। जब धारा बहने लगेगी तो बाबू कुछ धारा बहने से अब हमको इसके बीच विभवांतर EMF के बराबर नहीं मिलेगा। धारा बहने से कुछ विभवांतर घट जाएगा, इससे धारा बहने से, इससे इधर से तो बहावे नहीं करेगा, इधर से तो बह ही नहीं पाएगा, गैल्वेनोमीटर से बह ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमको संतुलन स्थिति करनी है। तो बाबू नेक्स्ट स्टेप 4 है, कुंजी के ऑन कर दिए, कुंजी के को ऑन कर दिए, और ऑन करने के बाद से अब हम लोग जॉकी जे को खिसकाए, और खिसकाएंगे तो EMF ज्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टेज ना मिलेगा। अब तो हमको वोल्टेज मिलेगा, पहले EMF मिल रहा था तो हमको ज्यादा लंबाई पर EMF प्राप्त होता था। ऑन कर देंगे तो हमको अब सेल के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा थोड़ा घट जाएगा, और घट जाएगा तो हमको EMF ना मिलकर टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। टर्मिनल वोल्टेज बाबू कम लंबाई पर मिलेगा। अब स्टेप 5 है कि जॉकी जे को खिसकाएंगे, और खिसका कर संतुलन लंबाई
क्या निकालेंगे बाबू, L1 नहीं L2 निकाल देंगे। और संतुलन लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक का संतुलन लंबाई L2 निकल ही जा रहा है, ये संतुलन लंबाई हमको L2 निकल जा रहा है L2, तो इस L2 इतनी लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा L2R, और विभवांतर होगा IL2R। A और J2 के बीच का विभवांतर VAJ2 बराबर IL2R, और ये विभवांतर इस समय जो होगा इसके इस सेल के विभवांतर के बराबर होगा। ये विभवांतर खुद इस सेल के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। यानी बाबू हमको पता चल गया ये विभवांतर है सेल का विभवांतर। ये A और J2 के बीच जो विभवांतर होगा सेल के EMF के बराबर नहीं होगा, अब सेल के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा V बराबर IL2R। अब हम कुछ नहीं करेंगे भाई, सेल का EMF मिल ही गया है, टर्मिनल वोल्टेज मिल ही गया है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही तो निकालना है, कुछ नहीं है। दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसलिए E बाई V, इसलिए EMF E बाई टर्मिनल वोल्टेज V, E बाई V। E की वैल्यू क्या आई है IL1R और V की वैल्यू IL2R, तो IL1R बाई IL2R, I कैंसिल, R कैंसिल, E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2, E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। अच्छा बाबू E बाई V बराबर L1 बाई L2 हो गया। अच्छा हम थोड़ा सा इसकी वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखिए अब इसी से आंतरिक प्रतिरोध सेल का R निकल के आ जाएगा। चलिए एक बात बताइए, इस सेल से बहने वाली धारा I कितनी होगी बाबू? सेल से बहने वाली धारा I, इसको तो ऑन कर चुके हैं तो ये गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं भरे, लेकिन इसको ऑन कर चुके हैं तो ये सर्किट से धारा भरी है, तो ये सेल कितनी धारा निकाल रहा है I, तो I बराबर होता है धारा I बराबर टोटल EMF सेल का कितना है E बटा टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो गया। एक काम करते हैं, इधर भी R से गुणा करते हैं, इधर भी R से गुणा करते हैं, IR इज इक्वल टू कैपिटल R से गुणा करो, I कैपिटल R बराबर E इंटू कैपिटल R बाई R प्लस R। अच्छा IR क्या होता है, IR हो गया I धारा बह रही है और R प्रतिरोध है, तो इस ये विभवांतर हो जाएगा, क्योंकि IR क्या होगा V बराबर IR को लिख सकते हैं V बराबर IR, तो IR को लिख सकते हैं V यानी टर्मिनल वोल्टेज मिल गया V इज इक्वल टू ER बाई R प्लस R। तो इससे हमको V की वैल्यू निकल गई, और यही V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये पोस्ट में कर दे रहे हैं ना जी। अब यहाँ पे यही V की वैल्यू पुट करो, तो E तो E और बाई V, और V की वैल्यू क्या है वो V की वैल्यू क्या आई है, इस V की वैल्यू आई है ER बाई R प्लस R, ER बाई R प्लस R इज इक्वल टू L1 बाई L2। E से E कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो देखिए क्या होगा, आप लोग एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा बाबू R प्लस R बाई R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L1 बाई L2। थोड़ा सा सॉल्व करो R बाई R, इसको अलग कर दो, R बाई R को कर दो R बाई R, तोड़ दो R बाई R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R बाई R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2। तुम्हारे को R बाई R कैंसिल होकर के कितना हो जाना है 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू L1 बाई L2 एंड तुम क्या कर सकते यार, स्मॉल r बाई कैपिटल R क्या हो जाएगा, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1। हमको तो चाहिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। बहुत अच्छा, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। इस तरह केवल कैपिटल R जो बाहरी प्रतिरोध लगा रहे हो उसको कैलकुलेट करके और पहली और दूसरी संतुलन स्थिति नोट करके हम आसानी से आंतरिक प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा एक छोटा सा बात बताएंगे, अच्छा बाबू यहाँ जो सेल लगा है ये इस सेल का वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है, इस सेल का वोल्टेज जिस सेल का मापना है EMF, जिस सेल का EMF मापना है अगर उसका EMF 10 वोल्ट है तो यहाँ वाला जो सेल लगना चाहिए ना
इसके ईएमएफ से ज़्यादा ही होना चाहिए। मेन सेल का, प्राइमरी सेल का जो ईएमएफ होना चाहिए ना, मापे जाने वाले सेल से ज़्यादा ही उसका ईएमएफ होना चाहिए। अगर उसी का ईएमएफ अगर कम रहेगा, उसी का वोल्टेज कम रहेगा तो क्या उसका वोल्टेज कम रहेगा तो क्या इसके वोल्टेज को ये मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखना कि जो प्राइमरी सेल होता है बाबू, उस प्राइमरी सेल का ईएमएफ मापे जाने वाले सेल के ईएमएफ से अधिक ही होना चाहिए उस वाले का, ठीक है। एंड ढंग से समझ में आया होगा, हम बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, ठीक है। चलो कोशिश अपनी तरफ से किए हैं और थोड़ा सा लेंथी है, और आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो 100% समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।